जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में मिलने वाला है मेरे भाई। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको आंसर के साथ बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर के लिखा है मोलरता किसे कहते हैं, मतलब आंसर के साथ भी आपको बताऊंगा। ठीक, दूसरा नंबर क्या है मोलरता किसे कहते हैं, तीसरा नंबर क्या है मूल अंश किसे कहते हैं, मेरे भाई आंसर के साथ बताऊंगा। वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो आज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। ठीक, चौथा नंबर क्या है राउल्ट के नियम किससे कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, कितने बार आ चुका है ये आपको पता भी नहीं होगा, तो इसीलिए आज इस वीडियो को पूरा देखना है, आंसर के साथ आपको नोट कर लेना। ठीक, पांचवा नंबर क्या है कोलराउस के नियम किससे कहते हैं, सब कुछ बताऊंगा। छठा नंबर क्या है हेनरी के नियम किससे कहते हैं। सातवां नंबर क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ननर समीकरण, मतलब सब कुछ बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। आठवां नंबर क्या है शून्य कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये रहा क्वेश्चन, आज की वीडियो में आंसर के साथ बताऊंगा, मैं बार बार बोलता हूँ, तो इसीलिए अभी जल्दी से जल्द लाइक कर देना चैनल को। ठीक, 9 नंबर क्या है प्रथम कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया भी आपको आंसर के साथ बताऊंगा। ठीक, 10वां नंबर क्या है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, आपको नहीं पता होगा, ये कई बार आ चुका है रेडॉक्स विभव। ठीक, इसीलिए तैयार कर लेना 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, फिर भाई 11वां नंबर क्या है वास्तविक विलयन तथा कोलाइडल विलयन का उदाहरण देकर समझाइए, ये भी बताऊंगा। ठीक मेरे भाई 12वां नंबर क्या है कि पेप्टिकल किसे कहते हैं, पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का आने वाला क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया है तो वीडियो का अंत देखना, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो डालता हूँ आंसर के साथ। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ पहले नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या है, पहले नंबर ये लिखा है कि मोलरता। जी हाँ दोस्तों, मोलरता किसे कहते हैं, इसका सबसे खास बात ये इसका सूत्र बहुत ही जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बताऊंगा बहुत सटीक तरीके से क्या लिखा है। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है भाई। जी हाँ दोस्तों, आपने क्या सुना कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं, बस आपका खत्म। और सबसे खास बात यह है कि इसका सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पीय में आ जाता है। तो भाई सूत्र क्या होता है मोलरता M बराबर होता है विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे आयतन, इतना करना है। ठीक, पहला नंबर कंप्लीट। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बताने वाली बात नहीं, क्योंकि आप पढ़े लिखे छात्र हो। अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो बच्चा पढ़ने की जिज्ञासा रखता है, उसे कोई बताना नहीं पड़ता। तो जो 18, 16, 17, 19 ऐसा नहीं होता यार, आपको पता हो जाना चाहिए अगर आप पढ़ने छात्र हो तो मेरे भाई। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है मोलरता, उसी का भाई है। ठीक, बहुत बच्चे मोलरता में भटक जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ा करो। ठीक, इसमें क्या लिखा है कि 1 लीटर विलायक में उपस्थित, इसमें क्या लिखा है विलायक, इसमें क्या लिखा है विलयन, बाकी सब सेम है। 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं, है ना। विलय की मोलों की संख्या NB को मोलरता कहते हैं। सबसे सटीक तरीके से मैं बताता हूँ, अगर आप किताब के तरीके से याद करोगे या टीचर की बताया याद करोगे तो गारंटेड है आप याद तो कर लोगे, आप कुछ टाइम तक याद रहेगा, भूल जाओगे। ये इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ ये सूत्र आपको बहुत जरूरी है याद होना इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होगा M बराबर विलय का भार बटे विलय का अणु भार गुणे 1000 बटे विलायक का भार। सूत्र सेम ही है, खाली यहाँ विलायक का भार लिखा है मेरे भाई। अब आपको करना क्या है स्क्रीनशॉट, और एक जरूरी बात यह है कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं आप हमें भूल जाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है स्क्रीनशॉट। ऐसा दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर ये लिखा है कि मूल अंश किसे कहते हैं। देखिए मोलरता मूल अंश तीनों में से कोई ना कोई एक तो जरूर पूछा जाएगा। मोलरता में दोस्तों आंसर क्वेश्चन सवाल आते उस पर आते हैं, मूल अंश डायरेक्ट आता है, तो ये आपको जरूर तय कर लेना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने क्या बोला कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा विलय एवं विलायक की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। XA + XB बराबर 1, बस इतना ही करना है। ये 3 नंबर का पक्का हो जाएगा आपके हाथ में। दो क्वेश्चन आते हैं मूल अंश या मोलरता, इन्हीं में से आता है। ठीक, तो ये मेरे भाई करना क्या है तैयार कर लेना है। अब आपको करना क्या है स्क्रीनशॉट। तो आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर राउल्ट के नियम किसे कहते हैं, राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखिए। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 3 नंबर या 5 नंबर पूछा जा रहा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, इससे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब रही बात P बराबर क्या होता है, तो P बराबर P0A XA + P0B XB, बस इतना अगर आप करते हो तो आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपको लिखना है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं, जब तक सीमाएं नहीं लिखते तब तक नंबर आपको नहीं मिलेगा। ठीक, पहला नंबर सीमाएं क्या लिखना कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है कि NTP पर दोनों घटक आवासशील होना चाहिए।
अब रही बात कि एनटीपी क्या है, तो नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, इसका पूरा फुल फॉर्म नाम मेरे क्या है कि नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, हिंदी में बोलते क्या है सामान्य ताप दाब। जी हाँ दोस्तों, बस इतना अगर आप करते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राउल्ट का नियम, कोलराउस के नियम। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपने इसके साथ ले लिया होगा। अब है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। राउल्ट के नियम के बाद कोलराउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, कोलराउस का नियम भी आपको तैयार जरूर करना है। आसान तरीके से बता रहा हूँ। क्या लिखा है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट की मूल चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन, मैंने क्या बोला, उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनुता के मूल चालकता की योगफल के बराबर होता है। इसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका सूत्र है ना, m अनंत अनुता से n प्लस क्या है धनायन संख्या है, n माइनस क्या है ऋणायन संख्या है। बस जैसे लिखा है वैसे अगर आप लिखते हो ना तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद आपको लिखना है कोलराउस का अनुप्रयोग लिखना ना भूलना है, अनुप्रयोग जरूर लिखना है मेरे भाई, कम से कम 2 अनुप्रयोग। तो पहला नंबर क्या है, अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मूल चालकता। दूसरा नंबर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। बाकी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट 5 नंबर में पूछा जाता है, केमिस्ट्री का बादशाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट इसके साथ ले लिया होगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अब हम बात करते हैं हेनरी के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा चुका है दोस्तों, ये लगातार कई बार पूछा चुका है बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत। ये हेनरी के नियम किसे कहते हैं, इसका परिभाषित कीजिए। तो आपको लिखना क्या है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इसे हम हेनरी के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है मेरे भाई, m समानुपाती p के। अब इसको करना क्या है, m है ना समानुपाती चिन्ह जब हटाओगे तो यहाँ लग जाएगा बराबर, और फिर क्या हो जाएगा k आ जाएगा। m बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, m बराबर k और p। अब रही बात कि सर m क्या है, तो m आपका मेरे भाई क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। k क्या है, तो k आपका समानुपाती स्थिरांक है। p क्या है मेरे भाई, तो p आपका साम्य पर गैस का दाब है। बस इतना, p मतलब वही प्रेशर वही दाब, ठीक, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर के। 7 नंबर लिखा है मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। मानक इलेक्ट्रोड भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह पूछा गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखिए तथा इसके सूत्र लिखिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के लवण की विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बस इतना ही करना है। फिर लिखना है इसे हम ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित मतलब लिखते हैं, ठीक। बात जैसे सूत्र का, तो सूत्र होता है ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 RT बटे n log 1/m की घात n प्लस। ये रहा आपका सूत्र, ये रहा आपका डिफिनेशन मतलब परिभाषा। ऐसा ही करना, बाकी इसमें और कुछ नहीं करना है। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, ठीक। तो आप इसके साथ ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है, लाइक कर दिया करो। और कमेंट जरूर कर देना है कि कल किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, किस विषय पर वीडियो चाहिए, ठीक, कमेंट कर देना। चलिए मैं बात कर रहा हूँ 8वां नंबर। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर के। 8वां नंबर लिखा है शून्यकोट की अपक्रिया किसे कहते हैं। शून्यकोट की अपक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपक्रिया जिसकी प्रगति होता है आगे, वह अपक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता। मैंने क्या बोला, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, इसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्यकोट की अपक्रिया कहते हैं। बस इतना करना है। इसके बाद क्या लिखना है, उदाहरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2Cl2 का संयोग, ठीक। H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बन जाएगा, 2HCl, मतलब किसके उपस्थिति में, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये रहा आपका अभिक्रिया दे देना है, एक अभिक्रिया, ठीक, मतलब एक समीकरण लिख देना है। फिर क्या लिखना है, शून्यकोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक, मतलब शून्यकोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक भी तो लिखना ना। क्वेश्चन आपके इस तरह पूछा गया है, शून्यकोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उदाहरण लिखिए तथा इसका व्यंजक लिखिए। तो मैंने अभिक्रिया आपको लिखा दिया है ना, व्यंजक मतलब उदाहरण लिख दिया, आप व्यंजक लिखना है। तो व्यंजक में क्या जाएगा, शून्यकोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर KT है। x क्या है, तो x आपका अभिकारक है, a क्या है, a की वह मात्रा है, ठीक, जो t समय में k का अभिक्रिया का वेग है। k क्या है, अभिक्रिया का वेग है, t क्या है समय। बस इतना करना, कुछ नहीं इसमें करना। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट।
जैसे दोस्तों आपने इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर। अब हम बात करते हैं 9वां नंबर के बारे में। 9वां नंबर ये लिखा है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया या प्रथम कोटि की अपक्रिया में से दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट 5 नंबर का। जी हाँ दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे याद करना, चलिए इसको आंसर बताता हूँ। ज्यादा लंबा नहीं याद करना है तो आप भूल सकते हो, छोटा याद करो लेकिन दिमाग में एकदम सेट रख लो, ठीक, मतलब एकदम फिट रहे। ठीक, क्या लिखना है, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, बहुत आसान है। वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं, कहलाती है। उदाहरण जो लिखना है, तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे इस तरीके पूछा जाएगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिए तथा उसका उदाहरण लिखिए तथा उसके प्रमुख लक्षण लिखिए। ये रहा क्वेश्चन, आंसर आपको ऐसे ही देना है। ठीक, उदाहरण लिखना आपको C12H2211 प्लस H2 से आपका संयोग हो रहा है H धनायन तत्व H2SO4 की उपस्थिति में C6H12O6, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या बना, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनना है। ठीक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, तो K बराबर 2.303/T log 10 A/A-X। ये आपका रहा। लक्षण लिखना है, नंबर 1 क्या रहना है, लक्षण कम से कम 2 या 3-4 जितने लक्षण लिखोगे उतने ज्यादा ही नंबर मिलेगा आपका, लेकिन हम 2 ही बताते हैं क्योंकि जल्दी हो जाए या आसान भी रहे। लक्षण नंबर 1 लिखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक मेरे भाई। दूसरा नंबर लिखना है, अभिक्रिया के पूर्ण होने पर अनंत समय लगता है। मैंने बहुत आसान बताया है, लक्षण भी और इसका परिभाषा भी, इसका सूत्र उदाहरण सहित। इतना अगर आप लिखते हो तो आपका 5 नंबर पक्का होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर। अब हम बात करते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 10वां नंबर लिखा है कि रेडॉक्स विभव कैसे कहते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया है ना, जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। बस इतना ही करना है, कुछ और नहीं। ठीक, इसे E0 से या E से या E0 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो E बराबर E0 माइनस 0.591/N log 10 OH/RED। चाहो तो इतना आप लिखो चाहे ना लिखो, ठीक, इतना भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो E बराबर E0 माइनस 0.0591/NF। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना, इतना करके चले जाते हो 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक, अब इसका मैं तो ऐसे इसको मैंने आपको बोला तो था नहीं कि विशिष्ट चालकता भी बताएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। ठीक, इसका आंसर क्या जाएगा, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर है ना कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात की जाए तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक, तो मैंने इसको ऐसे बता दिया, एक्स्ट्रा बता दिया। ठीक, तो मेरे भाई 10वां नंबर कंप्लीट। इसके बाद हम बात करने लगे 11वां नंबर। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। बाकी अभी तक आपने कमेंट नहीं किया तो कमेंट जरूर कर दो। ठीक, तो बात करते हैं 11वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट। तो आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर और 12वां नंबर। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 11वां नंबर लिखा है वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन। देखिए क्वेश्चन इस तरीके पूछा जाएगा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइटिव विलयन के उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन था। आंसर आपको ये लिखना है, हेडिंग डालना है वास्तविक विलयन, फिर लिखना है कोलाइटिव विलयन। सबसे पहले वास्तविक विलयन के अंदर लिखना क्या है, जिसमें विलय तथा विलय के कणों का आकार बराबर होता है उन्हें वास्तविक विलयन कहते हैं। इन कणों के व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से कम होता है तथा इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा, मैंने क्या बोला, तथा इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता है। ठीक, इतना करना है। एग्जाम्पल क्या जगह चीनी यूरिया ग्लूकोज आदि। ये रहा आपका वास्तविक विलयन। फिर इसके बाद लिखने के बाद आपको डालना है हेडिंग कोलाइटिव विलयन। ठीक, इसके अंदर क्या लिखना है, वे विलयन जिनके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से ज्यादा, मैंने क्या बोला 1 नैनोमीटर से ज्यादा तथा 1000 नैनोमीटर से कम होता है या इनके बीच रहता है, उससे हम कोलाइटिव विलयन कहते हैं। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, है ना। इतना खत्म। उदाहरण लिखना आपको गोंद हो गया, स्टार्च, जिलेटिन आदि। ये रहा आपका उदाहरण कोलाइटिव विलयन का। वास्तविक विलयन मैंने बता दिया दोनों के साथ ही। यही एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर पूछाता है। ठीक, यही एक ऐसा पूरे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट 5 नंबर में आता है। तो मेरे भाई मेरा करना समझ गए होंगे। करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो ये आपकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो लाइक कर दिया करो। ठीक, तो आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आज के साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं लास्ट जो नंबर है उसका नाम है 12वां नंबर। तो हम बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन। क्या है 12वां नंबर क्वेश्चन, ये लिखा है पेप्टिकण किसे कहते हैं। पेप्टिकण भी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, का आंसर क्या हो जाएगा, किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइटिव विलयन बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकण कहते हैं, पेप्टिकण कहा जाता है। ठीक, ये समझे। फिर से बात लिखते हैं
किसी ताजे बने अवक्षेप को या तो किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइड बनाने की प्रक्रिया को ही पेप्टिकल कहते हैं तथा पेप्टिकल की विधि स्कंदन की बिल्कुल विपरीत होती है। ठीक, एग्जाम्पल या उदाहरण की बात की जाए तो FeOH का होल थ्राइस हिंदी में बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। बस इतना ही करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आज की वीडियो में 12 या 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। पर भाई अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो हमें मिलता रहे कंटिन्यूटी, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना है। ठीक, तो अच्छा लगा हो तो लाइक तो बिल्कुल करते करो। ठीक मेरे भाई, तो ऐसा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।